मेरा नाम मोहम्मद ज़हीर है। मैं एक पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ। मेरे पास कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो टॉपिक इस वजह से है कि आजकल जो बच्चों को मेंटेन करने में घर में जो तकलीफ होती है पेरेंट्स को, खास करके ये 1.5 से 2 साल से जो लॉकडाउन हुआ है कोरोना की वजह से, उसमें क्या दिक्कत होती है पेरेंट्स को, इस बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। हमारे पास चंद प्रश्न आए हैं, 20-25 प्रश्न। उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको घर में बच्चों को मेंटेन करना है और ट्रीटमेंट करना है। ऑक्यूपेशन थेरेपी क्या होता है और एक बच्चे की जिंदगी में वो कैसे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? ऑटिज्म के बारे में अभी थोड़ा चंद बातें मैं बताता हूँ। आप लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी, ऑटिज्म बेसिकली एक न्यूरोसाइको हार्मोनल डिसऑर्डर कहते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, ये जो है डिसऑर्डर है। मतलब थोड़ा सा संतुलन ऊपर नीचे होता है बच्चों का सिस्टम्स में, जो ब्रेन से जुड़ा होता रहता है। अभी मेनली ऑटिज्म में 5 सिम्टम्स है। 5 सिम्टम्स जो किसी बच्चे में अगर दिखाई दिए या इसमें से 1 या 2 भी दिखाई दिए तो डेफिनेटली आपको थेरेपी स्टार्ट करना पड़ेगा। उसका नंबर 1 होगा आई कॉन्टैक्ट, मतलब रेस्पॉन्स नेम कॉल। अगर आप नाम बुला रहे हो किसी बच्चे का, बच्चा नहीं फटक के देख रहा है, हालांकि उसके सुनने की शक्ति नॉर्मल है, मतलब बेरा टेस्ट करके भी नॉर्मल है, आपको पता है कि वो सुनता है, क्योंकि जैसे टीवी में कोई गाने की आवाज़ है तो दौड़ के आके देखता है, लेकिन आप नाम बुलाओगे तो नहीं आएगा। तो ये जो है पहला रेस्पॉन्स है कि द चाइल्ड विल नॉट रेस्पॉन्ड टू नेम कॉल। आप बुलाने के बावजूद भी वो पलट के नहीं देखेगा। दूसरा होगा आई कॉन्टैक्ट कंसिस्टेंसी, मतलब आंख से आंख मिलाना। आंख से आंख नहीं मिला पाएंगे जो बच्चों को ऑटिज्म रहता है। देखेंगे तो ऐसे देख के बस नजर हटा लेंगे, लेकिन कंटिन्यूस जो देखना होता है वो बच्चे से नहीं होगा। तीसरा जो है स्पीच डिले। समझ लीजिए अभी 2 साल के बच्चे को अभी 500 या 1000-2000 वर्ड्स आना होता है इस एज में, लेकिन उस ऑटिज्म वाले बच्चों को डेफिनेटली इतना वर्ड्स नहीं आएगा, मतलब 0 या 5 वर्ड्स तक ही आ सकते हैं, क्योंकि स्पीच डिले हो सकता है। थर्ड सिम्टम जो है स्पीच डिले है। फोर्थ जो है आपका स्टिमिंग बिहेवियर कहते हैं। स्टिमिंग बिहेवियर यानी रेपिटेटिव बिहेवियर, मोनोटोनस रेपिटेटिव बिहेवियर कैन बी हैंड फ्लैपिंग, या कोई आंखों में रख के ऐसे देखने का, या स्विंग, ऐसे खुद को स्विंग करने का, या कोई भी चीज हो तो उसको स्विंग करने का, इसको कहते हैं स्टिमिंग बिहेवियर। और चंद बच्चे कुछ ना कुछ जो राइम्स पढ़ाते हैं वही दिन भर वही बड़बड़ाते रहते हैं, इसको भी स्टिमिंग बिहेवियर कहते हैं। पांचवा जो है आखिरी, और वो है साइकोसोशल स्किल्स। मतलब अभी 2 साल का बच्चा 2 साल के बच्चे के साथ नहीं मिल सकता है। 2 साल का बच्चा या तो छोटे बच्चों के साथ खेलेगा या तो बड़े बच्चों के साथ खेलेगा। बड़े लोगों के साथ अच्छे से खेलेगा, लेकिन सेम उम्र, मतलब अगर 5 साल का बच्चा है तो 5 साल की उम्र के साथ नहीं खेल सकता। तो ये जो है ये बहुत बड़ा सिम्टम है, जो अगर आप अपने बच्चे को प्ले स्कूल में डाल रहे हो तो डेफिनेटली टीचर्स देख के बताइए कि आपका बच्चा घुल नहीं मिल रहा है, घुल मिल नहीं रहा है। एक जगह पे जो बच्चे बैठे रहते हैं वहां पे वो नहीं बैठता है, वो अकेला खेलता रहता है, शेयर नहीं करता है। तो ये जो है सिम्टम्स, ये जो है रेड फ्लैग्स हैं जो कहते हैं, ये अगर इसमें से 1 या 2 आपके बच्चों में पाया गया तो डेफिनेटली जाके पीडियाट्रिशियन से मिलिए, साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, और जितना जल्दी हो सके थेरेपी शुरू कीजिए। एक ओटी एक्टिविटी क्या है जो घर में माता और पिता जरूर करना पड़ेगा? ऑटिज्म वाले बच्चों को जो पेरेंट्स घर में दे सकते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, वो है आपका विल-बार्गर प्रोटोकॉल। विल-बार्गर प्रोटोकॉल में क्या होता है, स्पेशल ब्रश रहता है, उससे लेके आपके बच्चों को स्टिमुलेशन देना पड़ेगा टाइम्स, और जिस टाइम पे देना है, ड्यूरेशन, ये सब जो है आपके बच्चे पे निर्भर है। और आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से बात करके आप कितनी बार दिन में कितनी बार देना है, मतलब खाने से पहले, खाने के बाद, ये सब जो है जानकारी आप उनसे मांग सकते हैं। विल-बार्गर प्रोटोकॉल में जो होता है, सेंसरी स्टिमुलेशन के बाद तुरंत जॉइंट कंप्रेशन कहते हैं, जो मतलब जोड़ों को एक दूसरे से मिलाना, इसको कहते हैं। मतलब विल-बार्गर प्रोटोकॉल जो है टैक्टाइल पहले स्टिमुलेशन देना पड़ेगा, फिर जोड़ों को ये करना पड़ेगा, जोड़ों को मिलाना पड़ेगा। ये भी जो है आपका थेरेपिस्ट आपको बता सकता है, और मैं डेमो भी दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में कि कैसे करना है। वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द विल-बार्गर प्रोटोकॉल टुडे। सो विल-बार्गर प्रोटोकॉल डिपेंड्स on a specialized kind of brush you have to use on the tactile system of the child, so that the child's eye contact, response to name call, sitting tolerance, attention, concentration, everything will improve. So this is a proven study, and this has certain rules to be followed. Number 1, it should be done on the body surface, and there are certain things where you are supposed to avoid it. For example, the face. On the face you are not supposed to do the brushing, and the necky region where are your superior blood vessels will be going, the chest, the abdomen and the stomach,
and the inner thighs. You are not supposed to do. So these are the contraindicated. Likewise, on the back of your spine, the middle, the vertebral column, you are not supposed to brush. So you can do minimum from 10 counts to 20 counts. Definitely you can do the brushing. So the child has to sit. And one more important thing is you must do from up to down. That is very important. It is from proximal to distal. All in medical terms we call cephalocaudal rule. Cephal is brain, caudal is your backbone. So from cephalocaudal rule, from up to down. This is very important, because if you do from down to up, the child is going to show different behaviors. So from top to bottom is the main activity. 1. It should be firm pressure. It should not be very light. It should be firm pressure throughout the extremity. Like this you can do from minimum from 10 to 20 times you can do. Like this. Okay, and after finishing this, for palm alone you have to do again 20 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Likewise the same, 20 counts here, 20 counts here. That's it. Immediately start the joint compression. So here we have to hold on the scapula and the humerus. This is the humerus bone. You have to hold, you have to push towards the joint socket. Here you have to remember one thing, you are going to push towards the joint. This is the shoulder joint. You have to push, not to pull. See, this grease has to come. You must not pull it, you just push it. 10 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Likewise elbow, you have to hold the humerus, you have to hold the forearm bone, and you have to push up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Likewise the wrist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Remember, I am not pulling, I am just pushing it. You must not apply traction. Then comes your thumb. Hold it proximal phalanx and push it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Likewise here. Likewise here. Likewise the ring finger and the little finger. Here you have to remember, it should not bend. It should be straight, and straight pressure you must give to the joints. This is the completion of a Wilbarger protocol of the upper extremity. Now we will move on to the lower extremities. One, I told you avoid the medial side of the thigh. So you can do like this, like this, like this. Same 20 counts you can do all over the lower extremity. You must not do on the plantar aspect of the foot. Like how you did on the palm, you are not supposed to do on this foot part. Most of the practitioners, they do it, but it is not observable. It's contraindicated. After finishing this, same here also you have to do. From here you can start, 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 from here you can start. Okay, then comes the joint compression. We are going to do for the hip joint. This is the hip joint, this is the femur. You have to hold it in the 90 degree of hip, 90 degree of knee. Hold the pressure and give 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, like 12 to 15 counts you can do it. Then for the knee, again hold it here. Relax, Suresh. Push, 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 push. Here, while doing this, you should not bend like that. It should be straight. You just have to push the pressure so that 1, 2, 3 together. Then for the ankle, again you have to hold it here. Either you can fold it like this and give pressure like this, or this is also fine. Keep your hand on the heel bone and push it. This is the Wilbarger protocol for the lower extremity also.
also. Now we have to do for the back. Please get up. Make the child sit straight. Okay, you are not supposed to do on the spine. You can do on the back sides, lateral side of the spine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is the completion of the Vibhavet protocol for the back also. सभी इंस्पायरिंग माता और पिता के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोट। ऐसा नहीं है कि ऑटिज्म आ गया तो बस भरोसा छोड़ के बैठना है। ऑटिज्म मैंने मेरे एक्सपीरियंस में देखा है, मेरे 16 साल के एक्सपीरियंस में काफ़ी बच्चे ऑटिज्म से बाहर आए हैं और डेफिनेटली प्रॉपर थेरेपी के साथ, प्रॉपर डायग्नोसिस के साथ बच्चे ज़रूर इम्प्रूव होंगे। सो ऐसा नहीं है कि निराश होना है पेरेंट्स, डेफिनेटली दो सब बच्चे जो ऑटिज्म में हैं इम्प्रूव होंगे।